नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बात करते हैं रतिया जिले की। रतिया में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि फतेहाबाद से भरपूर तक 3 किलोमीटर के करीब सड़क बनाई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सड़क दोबारा नहीं बनाई गई तो वह रोड जाम करेंगे और उच्च अधिकारियों को भी शिकायत देंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। फतेहाबाद रोड से लेकर गांव भरपूर तक लाखों रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोष जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा रोड बनाने से पहले ना तो मिट्टी की सफाई की गई है और ना ही रोड पर पड़े पराली को उठाया गया, बल्कि मिट्टी के ऊपर ही रोड का निर्माण कर दिया गया, जिससे रोड जल्दी खराब हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत उपमंडल अधिकारी को कर दी गई है, जिसके बाद उपमंडल अधिकारी ने कनिष्ठ अभियंता को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदार ने दिन में निर्माण कार्य करने की बजाय रात को ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। जो मेन रोड से सागर पैलेस के साथ से सड़क जाती है 2.65 किलोमीटर की भरपूर गाँव को, जो कि सरकार ने 18 फुट का ऐलान किया बनाने का। जो ठेकेदार है वो कल रात को ही इस पर ना तो मिट्टी उठाई गई और ना ही पराली उठाई गई, उस पर माल डाल दिया गया है। जब उसको कहते हैं तो वो कह रहा था दोबारा से माल डाल दूंगा मैं इस पर। सड़क को हाथों से पाड़ी जा रही है सड़क, जैसे भी सड़क बिल्कुल बेकार बना रहा है ये बंदा। आपने इस बारे में किसी को शिकायत भी की है प्रशासनिक अधिकारी? हाँ जी शिकायत की है जी। हमने एसडीओ को 2-3 दफ़ा फ़ोन किया था, तो एसडीओ कह देते हैं भी हाँ साइड पर आऊँगा, चेक करके जाऊँगा या जेई को भेजूँगा। उन महकमे का कोई बंदा नहीं आता यहाँ पर। आपकी क्या मांग रहेगी? आपकी हमारी मांग है कि सड़क को ठीक ढंग से बनाया जाए। अगर प्रशासन इस बारे में कोई सुनवाई नहीं करता तो आपकी क्या कार्रवाई? सुनवाई नहीं की तो सुनवाई नहीं, या तो रोड जाम करेंगे या ऊपर शिकायत जरूर करेंगे, रोड जाम भी करेंगे ताकि बढ़िया से सड़क बनाई जाए। हमारी जो ये मेन रोड से भरपूर तक सड़क जा रही है, ये बनवाने की मांग की थी, पर इस पे जो माल डाला है वो बिल्कुल भी ख़राब और रद्दी माल डाला गया है, जो कि ये हाथों से उखेड़ी जा रही है। और इसका कारण है भी बढ़िया ठेकेदार इसको बढ़िया तरीके से बनाए। ये आज 25 सालों से बन रही है सड़क, और इसका भाई ये 2 महीने भी नहीं निकाली जा रही है जिस हिसाब से बनी जा रही है ये। और हाँ, और ये इसका जो काम पूरा सही तरीके से नहीं हुआ तो हम सारे गांव वाले जाके रोड जाम करेंगे। आपने इस बारे में किसी को शिकायत वगैरह भी दी है? हाँ जी, एसडीओ को की थी। उन्होंने कहा मैं एक बार आके चेक करूँगा, पर उन्होंने कोई भी उनका अधिकारी या कोई भी मुलाजिम नहीं है यहाँ पे। झज्जर में आज एनसीआर क्षेत्र की एजीएम झज्जर जिले की ईट भट्टा एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता भट्टा एसोसिएशन के प्रधान विनोद गुलिया द्वारा हुई। वहीं मौजूद सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई थी उसे भट्टा एसोसिएशन ने पूरा किया है। वहीं एनजीटी की गाइडलाइंस भी पूरी की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा भट्टा खोलने की अनुमति नहीं मिली है। केंद्र सरकार जो है बड़े पूंजीपतियों को फायदा देना चाहती है। एनसीआर एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर में 3000 ईंट भट्टे हैं, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोग काम करते हैं। अगर ये प्रभावित होता है तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो वाहनों से होता है, और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार की खुद की गाइडलाइन है। और हमने तो हाइड्रोलिक भट्टे लगा लिए हैं, उससे प्रदूषण भी काफ़ी कम हुआ है। और साथ ही सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई थी उसका पूरा पालन किया जा रहा है। लगातार हम लोग केंद्र सरकार से मिलते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दायर किया गया है वह भी गलत है। हम लोग मीडिया के समक्ष अपनी मांगे रखना चाहते हैं, वहीं साथ ही सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए और जल्द से जल्द भट्टे खुलवाने का काम किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भट्टा उद्योग के ऊपर जो पर्यावरण नियमों के अनुसार कुछ कठिनाइयां आ रही हैं और जो कुछ शरारती तत्वों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे डालकर
जो इस उद्योग को बंद करने की एक साजिश, चाहे उसके साथ सीमेंट लॉबी इन्वॉल्व हो, चाहे फ्लाई ऐश लॉबी इन्वॉल्व हो, या और दूसरे कुछ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट हो, उसी संदर्भ में आज एक ये जिला झज्जर की पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की एक मीटिंग रखी है कि भाई किस ढंग से हम अपने उद्योग को सफलतापूर्वक चलवा पाए। भारत सरकार ने 2017 में नियम बनाया कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भट्टों को हाइड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री जी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भट्टों को हाइड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि भट्टों का प्रदूषण 70% घट गया और जो हमारी जो कोल कंजम्पशन थी वो भी 20 से 25% घट गई और जो हमारे प्रदूषण के मानक पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो पहले 750 SPM लेवल था उसको घटाकर भारत सरकार ने 250 किया और सारे हाइड्राफ्ट भट्टे जितने भी NCR में चल रहे हैं वो सभी भारत सरकार और प्रदेश सरकार के नियमों का पालन करते हुए चल रहे हैं। केंद्र सरकार के कल पिछले 2 सालों में हम तीनों प्रदेश सरकारों से, भारत सरकार से कम 5-7 बार मिले। सरकार का ये आश्वासन है कि हम भट्टा उद्योग को किसी भी शर्त पर NCR में बंद नहीं करना चाहते, लेकिन भारत सरकार का भट्टा उद्योग के जो हमारे साथी हैं, व्यापारी हैं, उनसे भी एक ये आग्रह है कि आप भी अपने स्तर पर अच्छे से अच्छे तरीके से भट्टों को चलाएं, जिससे कि डस्ट ना उड़े और भट्टों में से धुआं ज्यादा नहीं। आज जो मुख्य रूप से जो मीटिंग है, हमने अपनी NGT के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में। वो हमारी अपील सुनवाई के लिए मंजूर हुई है। उसमें आगे NCR क्षेत्र में हमने इस उद्योग को किस तरीके से चला, उस विषय में एक विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिम्मेवार साथियों को झज्जर जिले ने यहाँ बुलवाया है और उस पर चर्चा की। केंद्र सरकार द्वारा जो मानक क्या लगता है कि पूरा करना है? जो केंद्र सरकार के मानक हैं हम उनको बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं, बल्कि उससे भी कम हमारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन इससे भी हमें और घटाने की आवश्यकता है और हम सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से पालन करेंगे और अभी हमारे इसमें बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। देखिए, पेच कहाँ फंसा हुआ है, जो असल है वो तो ये है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 60% प्रदूषण रोड एंड ट्रांसपोर्ट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है, ये पूरे वर्ल्ड की जो एनवायरनमेंट पर रिपोर्ट है वो। हमारी इंडस्ट्री का तो मात्र 1 से 2% कंट्रीब्यूशन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट है। पेज सिर्फ ये फंसा हुआ है कि ये एक ग्रामीण कुटीर उद्योग है। हम लोग इतने साधन संपन्न नहीं हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कि हम उनको टक्कर दे सकते। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट उद्योग का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसके ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी है एक वीनर बर्गर, जो बेंगलोर में प्लांट चलाती है CNG PNG से। वो 150 से 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। माननीय NGT ने ये कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भट्टे CNG PNG से ईंट पकाएं। मैं सबसे पहले तो सुरेंद्र चौहान जी का और पूरी जो हमारी टीम है NCR की, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और NCR के जिले से पधारे प्रधानों का भी मैं पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। जो सुरेंद्र चौहान ने जो बातें बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और पूरा NCR एक साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है और हम अपने जो सरकार से भाई हमने उम्मीद रखी है और कल हमने दुष्यंत चौटाला से चंडीगढ़ का समय लिए रखा है। हम दुष्यंत चौटाला से मिलकर अपने पूरे भट्टों को चलवाने का हम अपना उनसे बताएंगे किस तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और यो 1 तिहाई का जो मुद्दा उठा रखा है उसको बंद किया जाए और हमारे पूर्ण रूप से भट्टे चलवाए। ये साथियों, सबसे पहले तो जिला झज्जर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने झज्जर जिले की AGM बुलवाई
और अपनी एजीएम में आपने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो भी आपका संगठन है, हमारे चेयरमैन साहब हैं तेवतिया जी और हमारे ब्रजेश अग्रवाल जी, हमारे सुधीर यादव जी, भाई मुकेश अग्रवाल जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपने सभी को यहाँ अवसर दिया कि भट्टा उद्योग से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो पर्यावरण का मुद्दा है उसमें जो भारत सरकार ने जो पर्यावरण के नियम बनाए हैं कि भट्टे किस नियम के अनुसार चले, और हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ शरारती तत्वों ने जिस तरह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा डालकर हमारे भट्टा उद्योग के ऊपर एक समस्या खड़ी की है, उसकी जो अपील हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में की थी और आपकी जो अपील है एनसीआर भट्टा एसोसिएशन की वो उच्चतम न्यायालय में मंजूर हो गई है और उसकी आगामी सुनवाई दिसंबर के महीने में है। और आज का जो ये सम्मेलन है वो इस विषय में है कि हम एक मत होकर प्रदेश सरकारों से और भारत सरकार से ये निवेदन करें कि जो ग्रामीण कुटीर उद्योग है इसको भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के पर्यावरण नियमों के अनुसार चलने की इजाजत दी जाए। धन्यवाद। लग रहा है कि बीजेपी विधायकों को पुलिस पर भरोसा अब नहीं रह गया। बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा हरियाणा की जेल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और संबोधन में बोलते हुए कहा कि सभी व्यापारियों और दुकानदारों को अपनी दुकानों में एक एक लठ लाकर रख देना चाहिए। अगर कोई भी बदमाश फिरौती और धमकी देने आता है तो तुरंत खुद ही लठ बजा दो। पुलिस के भरोसे मत रहो, तभी दुकानदारी चल सकती है। पुलिस के भरोसे रहोगे तो दुकान नहीं चला पाओगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। अपनी दुकान में एक एक लठ रख लो, लठ फेंक। कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। हम सारा का सारा प्रशासन के लेवल पे छोड़ दें, सारा सरकार के लेवल पे छोड़ दें, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत मजबूती तो हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। हमें धंधा करना है, हमें दुकानदारी करनी। मैं आप लोगों के साथ हूँ, 100 का 100% आप लोगों के साथ खड़ा, शहर के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ कोई जुल्म होता है। और दूसरी बात रही इसकी दिवाली तक का, देखो सलाह कर रहे हैं, दिवाली से 4-5 दिन का बाद का टाइम, जैसे दिवाली तक तो देखो सब काम धंधे में भी व्यस्त है। पुलिस के लोग भी, कर्मचारी भी ड्यूटी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। आज इस विषय में भी मेरी एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आपको जल्दी ही बड़े अच्छे रिजल्ट दे दूंगा। मात्र सिर्फ 3-4 दिन ये जो दिवाली के हैं, क्योंकि हर आदमी काम धंधे वाला है और यही टाइम आता है जब आप अपने काम धंधे में 2 पैसे कमा लेगा। उसके बाद का 4-5 दिन का आप टाइम दे दो, जो टाइम दे देंगे आप एसपी साहब से मिलके, और उसी टाइम अवधि में हम चाहेंगे कि वो गिरफ्तार होने चाहिए। और इसी बीच में मेरा अनिल विज साहब से, मंत्री से मिलना होगा तो सख्त कार्रवाई वहां से भी विषय हो जाएगी। 100 की एक बात, आपके साथ गुंडागर्दी कोई बर्दाश्त नहीं होगी। आप सबने सुना और सारे इकट्ठे हो के, भाई वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हमारे साथ एक है व्यापारी, और सारे मिलकर रहो। इस मामले में हर व्यक्ति मिलकर रहो, जब हम मुकाबला करेंगे, नहीं मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस भाई का तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिसने बाहर आके इस बात को करा, ताकि हमें गुंडों से लड़ने का मौका मिले, ताकि आगे से गुंडागर्दी करते हुए 100 बार सोचेगा। आप सबका बहुत बहुत। हमारी कोई पुलिस से झगड़ा थोड़ी, हमारा किसी सरकार में विरोध थोड़ी, हम क्यों लड़ाई लड़ रहे? हम अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए, वो हमारा राइट है, उसकी लड़ाई लड़ रहे। हम ये कहते हैं भाई जिए और जीने दो, यही बात हमें करेगी, सरकार करेगी। जब करोड़ों नंबर पे हम जब टैक्स देते हैं, किस बात का देते हैं? इस बात का ही देते हैं भाई, 28% GST देते हैं, 18% GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लाइसेंस फीस देते हैं, मार्केट फीस देते हैं, किस बात की देते हैं? अच्छी व्यवस्था और साथ में जान माल की सुरक्षा का प्रबंध सरकार करे, वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। उनको जब पकड़े, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल है, नहीं जब की पकड़ाई में वे भी नहीं आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ गर्ग साहब, आप यहाँ पर आए हुए हो, एक और बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को पनाह भी तो हमें दी है, ये भी आगे के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है
क्योंकि सारा दिन शहर में हम भी सुनते थे कि कोई किसी में कोई संस्था हो जो उसके नजदीक होगा सबसे पहले वो उसको चलेगा। ये बात इन्होंने प्रूव भी कर दी। तो मैं तो आपके माध्यम से कहेंगे दोबारा इस शहर में ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बात करते हैं फरीदाबाद जिले की। फरीदाबाद के मेट्रो चौक पर एक महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे की वीडियो सामने आ रही है। महिला के ड्रामे से सड़क पर भारी लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते लोगों ने महिला की वीडियो बनानी शुरू कर दी। सूचना के अनुसार महिला की बेटी एक निजी एनजीओ की गाड़ी में बैठी हुई थी और बेटी अपनी मां के साथ जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन महिला अपनी बेटी को बार बार गाड़ी से निकालने की कोशिश कर रही थी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में आप देख और सुन सकते हैं कि महिला निजी एनजीओ की गाड़ी पर जोर जोर से घूंसे मार रही है, जिसमें उसकी कई चूड़ियां भी टूट गई। चिल्ला चिल्लाकर गाड़ी चालक से कह रही है कि अगर वो ये गाड़ी लेकर जाएगा तो उसे महिला के ऊपर से गाड़ी लेकर जानी होगी। महिला का आरोप था कि एनजीओ के लोग उसकी बेटी को जबरन अपने साथ ले जा रहे हैं। ये ड्रामा सड़क पर काफ़ी देर तक चलता रहा, जिसके बाद मीडिया को पता चला तो मीडिया मौके पर पहुंची। महिला की बेटी ने जब मीडिया से बात की तो पता चला कि ड्रामा कर रही महिला उसकी माँ है और उसके पिता को छोड़कर एक दूसरे युवक यानी उसके सौतेले पिता के साथ रह रही है। बेटी ने आरोप लगाया कि उसके सौतेले पिता ने 2 साल पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके चलते उसके सौतेले पिता को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब उसकी माँ उसे जबरन अपने साथ ले जाना चाहती है और दबाव बनाकर अपने दूसरे पति को छुड़वाना चाहती है। वहीं बेटी ने कहा कि वह अपनी माँ के साथ अब नहीं रहना चाहती, वह एनजीओ के साथ ही जाना चाहती है। उषा जी गाड़ी रोक रही है, आप क्यों रोक रही है? गाड़ी क्या खड़ी है? मैं लड़की ले जाना चाहती हूँ अपने पास, उनकी कोई मतलब नहीं बनती है, लेकिन 2 नंबर वाला सर के सर में निकालती है कि उनकी कोई मतलब नहीं बनती है। अच्छा। वो ले जाएंगी लड़की से धंधा करवाएंगे, खुद 2 नंबर वाला जो सर लड़की को मेरे भेजे थे वो खुद सर बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट, ये लड़की आपकी एनजीओ के पास क्यों है? यही तो मैं मना कर रही, लड़की उन लोगों के पास वहाँ जाए कहीं और चली जावे। एक मतलब की हुआ क्या था आपकी बेटी को? इनके साथ कैसे आई बेटी? मेरे लड़की के साथ रेप हुआ था। किसने किया था? मेरे घर वाले ने। आपके पति ने? हाँ। दूसरा पति आपका? हाँ। अच्छा, तो मैंने अब वो कहाँ, पति कहाँ आपका? वो जेल में है। अब बच्ची कितनी बड़ी हो गई है? 18 साल की आज पूरी हो गई। तब नाबालिग थी ये? नाबालिग थी तब केस बनी थी। 2 नंबर के मेरी सर कहे कि जब आपका पहला पति कहाँ है? पहला पति खत्म हो गया, पता नहीं सर मेरे को। आपको पता नहीं है? आपने दूसरा किया था, उसने इसके साथ रेप किया, इसके पेट में उसका बच्चा भी था? सर पता नहीं मेरे बच्चा। आपको सब पता है। अब क्यों ले जाना चाहती है बच्ची को आप? यहाँ छोड़े थे इसलिए कि जब लड़की नाबालिग है बालिग हो जाएगी, यहाँ रहेगी। 18 साल की लड़की हो जाएगी तो तुम अपनी लड़की को ले जा सकती है। हाँ। वहाँ उन लोग को रखने का कोई मतलब न है, वहाँ ये लोग रखती हैं तो वहाँ से बेच देती हैं ये लोग लड़की। बच्ची का आरोप है कि मेरी माँ मुझे ले जा करके अपने पति को छुड़वाना चाहती है और मुझसे गलत काम करवाएगी दोबारा। आदमी से लिखित ले ले, अगर आप मैं छोड़वा दी तो मेरे मुंह पर पेशाब कर देना, चप्पल मारना मेरे को। आपकी क्या गारंटी, जब आपने पहले पति से रेप करा अपनी बेटी का, खुद क्या गारंटी लेंगे कोई आपकी? हाँ, वो बेटी कह रही है भैया ताली दोनों हाथे बाजे, लेकिन ताली भाई दोनों हाथे बाजे। आप यहाँ ड्रामा कर रही है केवल अपने पति को छुड़ाने के लिए? आप केवल ड्रामा कर रही है पति को छुड़वाने के लिए? ना छुड़वाएंगे। हाँ, बेटी आपके साथ जाना नहीं चाहती, बालिग कहीं जा सकती है वो, तो फिर क्यों ले जा रही है? ये ले जाएंगे। बेटा कितनी उम्र है आपकी? 18 की आज हुई हूँ मैं। आज 18 हो गए आप, बालिग हो गए। ये महिला कौन है जो आपको गाड़ी से आगे रोक रही है? ये मेरी मम्मी अब घर में बहुत जबरदस्ती करती, पापा से गंदे काम करवा रही है 2 साल से। किससे करा रही है? दूसरा मेरे पापा है ना, पहले वाले पापा को मेरा छोड़ के आ गई है। अच्छा। तो ये दूसरे वाले पापा के साथ मेरे साथ 2 साल से रेप केस करवा, इसकी वजह से एक मेरे पेट में बच्चा भी था। जो दूसरा पति था इसका? हाँ, उनका बच्चा भी था 2 महीने का, तो मम्मी ने दवाई देके गिरवाया मुझे। ये आपकी माँ, खास माँ आपकी, सगी माँ? हाँ, वो दूसरा पिता था? हाँ, पहले पापा को छोड़ के चली आई है, अब मेरे साथ नहीं जाना, अब मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है ये। आप CWC में थे आप? हाँ, अभी CWC से आई हूँ। कितने साल रहे आप वहाँ पर? वहाँ पर 2 साल रही थी। सब कुछ सुविधा वहाँ मिली आपको, पढ़ाते लिखा सब कुछ है? हाँ। अभी ये आपको ले जाना चाहती है? हाँ, जबरदस्ती कर रही है, मेरा हाथ मोड़ रही है। क्यों? कह रही है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जाके इसके पति को मैं छुड़ा दूँ, आपको कोर्ट में बयान दे दूँ। जो आरोपी है? हाँ। ये इसलिए पंगा कर रही है यहाँ पर? हाँ, ताकि मैं जाऊँगी तो उसका पति छूट जाएगा मेरे गवाही देने से। आप जाना चाहते हैं इसके साथ? मैं नहीं जाना चाहती। मतलब ये कुल मिलाकर ड्रामा कर रही है यहाँ पर आपका? हाँ, ड्रामा कर रही है। अपने दूसरे पति को छुड़ाने के लिए? हाँ।
मैं फरीदाबाद में रहती थी। तो ये बच्ची आज ये कितने साल की है? 18 साल की। आज ये बच्ची 18 साल की हुई है। इसकी मम्मी इसको जबरदस्ती आज 18 की हुई आज है 18 की हुई है। और आज ही मम्मी आ गई है। इसकी मम्मी तो आ रही थी, लेकिन ना इस बच्ची क्योंकि 18 से छोटी थी, तो CWC ने बच्ची को माँ को दिया नहीं, हमारे ही पास। आपकी एनजीओ के पास कब से है ये लड़की? 2 साल। 2 साल से। जी हाँ जी। किस लिए है, किस क्योंकि कारण इसके से आई? पिताजी ने इसके साथ गलत काम किया था और इसकी मम्मी ने इसके पिताजी को छुड़वाने के लिए बच्ची पे दबाव बना रखा। अच्छा, इसलिए बच्ची माँ के पास नहीं जाना चाहती है। आप मुझसे ज़्यादा चाहें तो क्योंकि देखिए इस वक्त मामला इस तरह का है, मैं बता नहीं सकती कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो इसकी मम्मी पीछे पीछे कहाँ आ गई। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बात करते हैं झज्जर जिले की। त्योहारों के सीजन के चलते आज झज्जर में फूड सप्लाई विभाग द्वारा दर्जनों रेस्टोरेंट और हलवाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने छापेमारी कर सैंपल इकट्ठा करने के बाद दुकानों को सील कर दिया। वहीं अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जहां भी आपको खामियां दिखाई देती है, आप ईमेल एड्रेस पर संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। लोग जागरूक रहेंगे जब भी मिलावटखोरों से बचा जा सकता है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। आज शहर में त्यौहार को देखते हुए जो है रूटीन छापेमारी की गई। इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने जो है पारस रेस्टोरेंट से 2 सैंपल लिए गए। जो सैंपल थे, एक तो पकोड़ा चटनी और दूसरा खोया पिस्ता बर्फ़ी। उसके बाद हमने दूसरी दुकान को चेक किया तो उस दुकान के सामने हमने ये फास्ट फूड का जो एक मैन्युफैक्चर मिला है, जहाँ पर बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन है। यहाँ से हमने फिंगर फ्राई एंड सॉस का सैंपल लिया गया। इन सभी सैंपलों को हम जांच के लिए लैब में भेजेंगे और उसके बाद रिपोर्ट आने पर नियम अनुसार कार्य करेंगे। दीपावली पर लगातार छापेमारी? बिल्कुल सर, दीपावली पर क्योंकि मिलावट की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए जब तक दिवाली के टाइम डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होता है, इसलिए कंटिन्यू छापेमारी जाती है। संदेश क्या देना चाहिए? जन संदेश में ये देना चाहूँगा कि जो ही कभी भी किसी को ऐसा लगे कि इस स्थान पर जो है अडल्ट्रेशन हो रही है, तो वो डिपार्टमेंट को जो है सूचना दें ताकि हम वहाँ पर कार्रवाई कर सकें और मिलावटखोरों में डिपार्टमेंट का और सरकार का भय पैदा कर सकें। कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरह से है कोई भी कि जो लोग आसानी से आपको पहुँच सके या आसानी से आपके पास शिकायत दर्ज करा सके? सर, कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है, पर हम हेल्पलाइन नंबर जारी भी कर सकते हैं। बाकी हमारा डिपार्टमेंट की जो मेल आईडी है, उस मेल आईडी में, जैसे मेरी मेल आईडी है हमारे डिपार्टमेंट की fso@gmail.com, वहाँ पर आप भेज सकते हो। और दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट में आके जो है आप वहाँ पर रिटर्न में शिकायत कर सकते हो।
हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधन में कहा कि 31 अक्टूबर को हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और 3 दिन पहले हमारी सरकार के 7 साल भी पूरे हुए हैं। इस साल में हमारी सरकार द्वारा 105 महाविद्यालयों की संख्या 135 की गई। हरियाणा के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और हमारी हरियाणा के विकास की यात्रा काफी अच्छी रही है। हमारी सरकार ने बिजली हो या पानी, हर प्रकार की सुविधाओं को हरियाणा में उपलब्ध करवाया है। आगे क्या कहा सीएम मनोहर लाल ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज हरियाणा दिवस है। 56वां स्थापना दिवस हरियाणा का आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, जहाँ भी कहीं देश दुनिया में हमारा हरियाणवी समाज है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस अवसर पर और भी 3 विशेष उल्लेखनीय जो घटनाएं हैं या दिन हैं, वो भी ज़रूर मैं याद करना चाहूँगा। 3 दिन पहले ही हमारे सरकार के पहले सत्र के 5 साल और इस सत्र के 2 साल, 7 साल पूर्ण हुए हैं। या 8वां साल 27 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। कल 31 अक्टूबर को देश भर में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। हमारे प्रथम गृह मंत्री, देश जब आज़ाद हुआ तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जयंती का दिन 31 अक्टूबर होता है और उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम ये मना करके एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया। देश आज़ाद जब हुआ उस समय, मित्रों, आज के अवसर पर हम सब लोग इसलिए एकत्र आए हैं कि हरियाणा दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए वर्ष भर में होता है, जब हम अपने हरियाणा की 55 वर्ष की यात्रा और उसमें भी 7 वर्ष की हमारी यात्रा और फिर आगे के लिए हरियाणा की एक सोच, एक कल्पना, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के समय हम अपने आज़ादी के 75वां वर्ष ये मना रहे हैं। तो जो 75 वर्ष में किया है, साथ में आने वाले 25 वर्ष इसकी भी रूपरेखा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हमने सस्टेनेबल गोल्स इनकी जो बात की है, तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए अगले 25 साल के भी। जो सस्टेनेबल गोल जो हैं, इनका डेवलपमेंट गोल्स, इनकी रूपरेखा तो 2030 तक की बनी है, लेकिन उसके भी आगे ये मानो कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश ये अपनी योजना बना करके आगे चले। उसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से, ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया, यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। सीएम विंडो हमने इस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हों, और चाहे ई ऑफिस की हमने अब शुरुआत की है। बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीज़ें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुँचे, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। अगर वो रिफॉर्म सारे गिनाने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आपके सामने कई बार हमने वो विषय बताए हैं। फिर भी हमने, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान हो, हमारी पावर, क्योंकि बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गाँव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में मैं कह सकता हूँ 2016 में
कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था और आज बड़ी खुशी है इन 7 सालों में आज हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी 100 नए गांव में ये 24 घंटे बिजली की हमने एक नई शुरुआत की और आज 5485 गांव, लगभग 5500 गांव 24 घंटे बिजली जा रही है। जहां तक अगर आंकड़े में कुछ आपके ध्यान कराऊं तो इन 7 सालों में कितना हम आगे बढ़े हैं। जैसे राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रावधान किया डायल 112 और ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग। 650 एम्बुलेंसेस हमने दी हैं फील्ड में। किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको जैसे ही मैसेज आता है 15 मिनट के अंदर अंदर हरियाणा के किसी भी कोने में कहीं कोई घटना हुई है, हर थाने में एक निश्चित संख्या गाड़ियों की दे दी गई है। वहाँ फर्स्ट एड और वहाँ आवश्यक जितनी भी सामान के साथ गाड़ी पहुँचती है उस व्यक्ति को, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई सहायता की बात है, उसको तुरंत मिलता है। बहुत अच्छा ये एक प्रयोग हमारे यहाँ चल रहा है। पर्यटन के भी कई काम किए, आप लोगों को पता है। जैसे हमने विशेष तौर पर मोरनी, पंचकुला इस पर ध्यान किया। अभी ढोसी पहाड़ पर पर्यटन का केंद्र कैसे शुरू हो वो हमने किया है। राखी गढ़ी है और इस प्रकार के कितने ही स्थान हैं। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है, तो चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, चाहे मनोरंजन के नाते हो, ऐसे स्थानों पर हम फोकस करके और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसमें होम स्टे पॉलिसी हमने बनाई है। वैसे तो हमारे यहाँ होटल्स की और गेस्ट हाउसेस की कोई कमी नहीं है, फिर भी होम स्टे में एक तो आने वाले टूरिस्ट को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का उनके किस प्रकार की संस्कृति है, कैसे वहाँ के रहन सहन है, वो सब का आभास होता है और बहुत लोगों को इसका रोज़गार भी मिलेगा। होम स्टे पॉलिसी ये भी हमने बनाई है। पर्यावरण के नाते से हमने बहुत काम किया। ऑक्सीजन की कमी के कारण से, कोविड के कारण से जो हमको सीख मिली, उसमें ये ध्यान में आया कि ऑक्सीजन को किस प्रकार से वायुमंडल में ज़्यादा बनाया जाए। हमारा पर्यावरण विभाग, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ लगाने की मुहिम, चाहे वो पौधागिरी, स्कूली बच्चे, चाहे बड़े लोग, करोड़ों पौधे हमने लगाए हैं। लेकिन अब ध्यान ये है कि पौधे लगाने के बाद उसकी रक्षा सुरक्षा ये कैसे हो, इसके लिए नए आयाम खड़े कर रहे हैं। जीपीएस सिस्टम के माध्यम से जो पौधा एक बार लगाया गया 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी इंसेंटिव्स कई हम दे रहे हैं। जो बहुत बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 साल से ऊपर के पेड़, खास करके जैसे पीपल है, बड़ है, पिलखण है, ऐसे जो पेड़ हैं, इनकी सेवा करने के नाते से जो संस्था, जो परिवार, जो गांव, जो पंचायत उस पेड़ की सुरक्षा करता है, उसके लिए प्राणवायु देवता पेंशन शुरू की 25 रुपया साल की। अब ये ऐसा एक प्रयोग है जो कहीं और हुआ नहीं है। लोग इसका एक अध्ययन कर रहे हैं कि हाँ, इनको आपने किया है तो ये पेड़ कितने साल तक, और उन पेड़ों की आयु भी लोग अंदाजे लगाने लग गए, गिनने लग गए हैं कि ये पेड़ कब लगा होगा, कब तक ये चलेगा। पर्याप्त अच्छी गति रही है और जो छोटे मोटे कमियां अगर रही भी हैं, रही क्या, मैंने जो स्टार्ट किया, हमने कुछ काम तो अभी शुरू किए हैं और शुरू किए हुए कामों में अगले आने वाले 3 साल का ये जो समय है इसके अंदर पूरा करेंगे। और अगर जनता जनार्दन की कृपा रहेगी तो अगले 5 साल में और भी करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा स्थित प्याला गांव में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां संप्रदाय द्वारा स्थापित शांतिनाथ मठ में उन्होंने 18 के महंत योगी सोमनाथ जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर नाथ संप्रदाय के देश भर से आए साधु संतों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने हरियाणा की भूमि को हरी भूमि और ईश्वर की भूमि बताते हुए नमन करते हुए कहा कि हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा की भूमि हरी भूमि है, जिसे ईश्वर की भूमि भी कहा जाता है। जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने को मिली, वहीं महाभारत का युद्ध हुआ, जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आज हरियाणा की ऐसी पावन भूमि पर आकर वह अभिभूत हो गए हैं। उन्होंने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की जहां शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भी हरियाणा वासियों को दी। मैं आया हूँ हरियाणा को, हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए।
संदीप आ गए। प्याला कुटी एक सिद्ध कुटी नीचे है। नीचे इस सिद्ध कुटी की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। सिद्ध योगी बाबा साधीनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ पर 18 के श्री महंत सोमनाथ जी महाराज इस स्थान को पवित्र किए थे अपनी साधना से, अपने कर्म साधना से। और आज यहाँ पर हम लोगों को उनके शिष्य के रूप में महंत मंगलनाथ जी महाराज को यहाँ पर महंत के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के श्रद्धालुजनों में जो अपार उत्साह है, जो उमंग है, यह भारत की धार्मिक परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी हरि भूमि है, यानी ईश्वर की भूमि है। तो ईश्वर की भूमि होने के नाते यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। महाभारत का महान युद्ध भी इसी धरती पर हुआ था। गीता के उपदेश की धरती भी है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि भी हरियाणा है। तो हरियाणा तो वैसे भी पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पे आकर के आज यहाँ पर संतों का सानिध्य पा करके, श्रद्धालु जनों का दर्शन करके मैं विभूत हूँ। मैं पूरे हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दीपावली की मंगल। जिन्नावादी लोग कौन है सर? बाबा, जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान, जिस तरीके से कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। और जो लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। और इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे, भारत की एकता और अखंडता के वह शिल्पी थे। भारत की 563 से अधिक देशी रियासतों को भारत गणराज्य में लाने में उनकी दूरदर्शिता। अखिलेश की जिन्ना बयान के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्वों के साथ की गई है, सीधे सीधे भारत का अपमान है। उन्होंने कहा सरदार पटेल लौह पुरुष थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, जिसे दिल से सारा देश सम्मान करता है। ऐसे में इस बयान की एवज में अखिलेश को पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से अपने इस कार्य को बड़ी सहजता के साथ संपन्न किया है, पूरा देश इसके प्रति, सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू आज अमृतसर में जरूरतमंद लोगों के लिए घरेलू गैस और छोटे गैस सिलेंडर वितरित करने के लिए पहुंची। बता दूं कि अब गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर 265 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को लगभग प्रोटेस्ट करते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसानों से मुलाकात करना चाहते ही नहीं है, ना ही बातचीत की जा रही है। आगे क्या कहा नवजोत कौर सिद्धू ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पत्रकारों से बातचीत में नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आज बैठक कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीद है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को सड़कों पर बैठे 1 साल हो गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनकी एक सुनने को तैयार नहीं और किसानों के साथ कोई बैठक नहीं कर रहे। देश का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और विदेशों में भी किसानों के मुद्दे पर कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री किसी भी तरह से किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये भारत सरकार नहीं है, ये एक तानाशाही सरकार है। 100% आज तक जो हो रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए हो रहा है। खुशी, जब उन्होंने कहा है कि मैं दिवाली से पहले कोई खुशी दूंगा, तो पूरी उम्मीद है सीएम साहब के साथ, बिकॉज पिछले 10 दिनों में नवजोत सिद्धू या
सीएम साहब के साथ जो मीटिंगें भी हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, रात तक भी मीटिंग्स चली, तो वो इसी बात पे चली कि हमने वादा किया था कि बिजली सस्ती देंगे। और जो हमने प्राइवेट कंट्रैक्ट साइन किए थे, देखो पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि कंट्रैक्ट टूट नहीं रहे थे, इनको लीगली बहुत मुश्किल होता है कंट्रैक्ट्स को तोड़ना, पर अब क्या था कि इनको कोला रखना पड़ता है कम से कम 1 महीने का, तो इन सब के पास कोला नहीं था। तो आज हमारे पास ये हक है कि हम ये पीपीए तोड़ सकें और हम उनसे ले सकें जो सस्ती बिजली दे रहे हैं। अब जो हमने आगे साइन करने हैं, जो चन्नी साहब ने बोला है, जिन कंपनी से वीनू प्रसाद जी ने बात की है, वो 2 रुपये 60 पैसे 2 रुपये 70 पैसे में देने को तैयार है। तो ये उम्मीद है कि अगर इतना हो गया तो मैक्सिमम हमसे 5 रुपये ले लेंगे। सो बहुत उम्मीद है सारे पंजाब को और ज़रूर ये तोहफा मिलेगा। किसान नेता ने रिक्वेस्ट किया, कहा कि 26 नवंबर तक जो खेती के रद्द नहीं हुए तो दिल्ली की घेराबंदी की जाएगी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। देखो, मैं ये मन में ज़रूर रहता है कि कोई भी इंसान को चोट ना पहुँचे। कई बारी हम ऐसे डिसीजंस कह तो देते हैं। मोदी साहब को तो सबसे पहले तो मोदी साहब को चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं देश के, सारे देश के किसान इकट्ठे होके, मैं हैरान हूँ कि 1 साल तक तुम अपने किसानों को समझा ही नहीं पाए कि उन कानूनों में फ़ायदा क्या है। जब सारा किसान कह रहा है कि हमें इसमें फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो आपको रद्द करने में हर्ज क्या है। उनको सबसे पहले चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी है, बाहर भी लोग इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट कर चुके हैं इस बात के लिए, क्यों नहीं मान रहे। मतलब तुम वहाँ जाके उनसे बात तो करो, तुमने तो वार्तालाप ही तोड़ रखी है। तो फिर ये स्थिति जो भी पैदा होगी, ये हमेशा इसमें कोई ना कोई डर रहता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसमें क्योंकि उस तरह से भी रिएक्शन होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सनल लॉस हो। पहले ही किसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कर सकती हूँ अमित शाह जी को और मोदी जी को और उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि काइंडली वहाँ जाएं और उनको समझाएं और फार्म लॉज को रद्द कर दें फ़िलहाल के लिए, और उसके बाद आराम से बैठें। जो नए लॉज बनाने हैं किसानों के साथ, आप बिना किसानों को साथ बिठाए लॉज उनके लिए कैसे बना सकते हो। आप डॉक्टर्स के लिए बनाते हो तो डॉक्टर्स ही बनाते हैं ना, साथ में बैठते हैं आईएमए के डॉक्टर्स। तो आप किसानों के साथ बैठो और उनको पूछो कि आपका फ़ायदा किस में, नहीं तो आप समझाओ कि आपको कैसे फ़ायदा है। अब ये मुझे कहेंगे कि तो ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे तू ये चीज़ उगा ले जो मैंने सुनी भी नहीं है और तू उस देश में बेच दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देखो का सिलसिला जो बंद है, हाँ, वो शुरू नए पंजाब की बात कर रही है बीजेपी की, हम नया पंजाब में नया नारा लाने की बात कर रही है, तो कैसा लग रहा है कि वो क्या सियासत करने की बात कर रही है। देखो, बीजेपी का तो फ़िलहाल एग्जिस्टेंस ही ख़त्म है और जितनी देर उन्होंने लगाई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहती नहीं ऐसी सरकार किसी भी देश में, मैं कहती हूँ भगवान करे ऐसी सरकार कभी किसी देश में ना आए कि जहाँ पे प्रजा सालों साल बैठी हो सड़कों पे और इंसान बात करने को तैयार ना हो। तो अभी वो जो कुछ भी लेके आए, क्योंकि देखो लोगों की सरकार होती है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो तुम, और कुछ नहीं हो। तुम सरकारी नौकर भी नहीं हो कि सरकारी फीस ले रहे हो और वो कर रहे हो। लोगों के चुने नुमाइंदे हो, वैसे जैसे चढ़ाया है वैसे उतार भी देंगे। ठीक है ना, बात सुननी चाहिए किसान की।